वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक महत्वपूर्ण बिंदु साइमन कमीशन के बारे में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न आता है, या तो डायरेक्ट पूछा जाता है या तो कुछ चीज़ें मैच करने के लिए आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप आरओ का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर आप बचे हुए 20 दिनों में टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 टेस्ट के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अब उसमें सिर्फ 100 दिन बचा हुआ है। ये जो 100 दिन बचा है ना, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 100 दिन के क्रैश कोर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे टेस्ट के बारे में चाहे यूपीपीसीएस के बारे में, ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। कमीशन की बात करें तो इसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में की थी। अब एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि किस प्रधानमंत्री ने किया था। अगर मान के चलिए कभी बन जाए तो प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, स्टैनली बॉल्डविन, है ना। ये अगर कभी नाम बन जाए तो आपको याद रखना है। स्टैनली बॉल्डविन उस समय प्रधानमंत्री था जिसने जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया था। स्टैनली बॉल्डविन ये प्रधानमंत्री रहे थे। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, ठीक। तो ये पॉइंट दूसरा हो जाएगा, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7, जो सभी ब्रिटिश की संसद के मनोनीत सदस्य थे। मतलब इसमें जितने भी सदस्य थे ना, सब ब्रिटिश संसद से मनोनीत किए गए थे, मतलब सबके सब अंग्रेज थे। इसी कारण से इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। देखिए श्वेत कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, घोषणा कब किया गया? 8 नवंबर 1927। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। देखिए अब जांच करना है भारत का और उसमें सभी अंग्रेज अधिकारी, तो फिर भाई वो अंग्रेज का पक्ष रखेंगे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। सामान्य सी बात है। अब ऐसा समझिए ना कि मतलब कोई काम किया जाना है, अब जो आदमी चाहता है कि ये काम ना हो वही समीक्षा करने आएगा कि भाई तुम करने लायक हो कि नहीं, तो सीधी सी बात है, अपना पक्ष रखेगा, पक्षपातपूर्ण रवैया रहेगा, कहेगा कि नहीं आप काबिल नहीं है। साइमन कमीशन गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो बम्बई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। देखिए अपनी दूसरी यात्रा होता है 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक के दौरान साइमन कमीशन ने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, पूना, पटना, बंगाल, शिलांग, मद्रास, नागपुर, रंगून में अपने सत्र आयोजित किए। अंततः यह कमीशन दिल्ली आ गया। तो मतलब देखिए ये भारत के सभी शहरों में, जैसे लाहौर, कराची, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान है, तो 1947 में अलग हुआ था, उससे पहले तो भारत के हिस्से में था। तो ये सब हुआ और अंत में कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो आपको समझना, जो मैचिंग के लिए आ सकता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यावहारिक रूप से कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था, है ना। तो इसमें ये भारत सचिव थे और ये वायसराय थे, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। इसमें क्या बताया गया कि 10 वर्ष पर आपको समीक्षा करनी है भारत के संवैधानिक मतलब जो आयोग होगा उसके बारे में। जॉर्ज साइमन, इनकी कहानी क्या है? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में काम किया था। देखिए जो साइमन कमीशन आया था उसमें जो क्लीमेंट एटली थे ये भी शामिल थे, जो कि बाद में क्या बनते हैं? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं और वही भारत को आज़ादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखिए सर जॉन साइमन और अन्य सदस्य 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल
1929 तक 2 बार भारत का दौरा किए थे। तो साइमन कमीशन का दौरा भारत में 2 बार होता है। अपनी दूसरी यात्रा पर साइमन कमीशन देश के विभिन्न हिस्से, ये चीज़ हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। दिसंबर 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय किया था। तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, ये निर्णय कब किया गया था? तो दिसंबर 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, यहाँ पर साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा लगा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो 3 फरवरी 1928 इसी दिन साइमन कमीशन बंबई आया था और इसी दिन क्या हुआ, हड़ताल किया गया। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्णतः हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। लाला लाजपत राय ये भारत के गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनकी यहीं पर मतलब चोट लग जाती और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये मतलब यही पिटाई में घायल हो जाते और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। लाला लाजपत राय 1865 से लेकर 1928 तक पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। ब्रिटिश राज के विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, अगर इसकी बात करें तो देखिए वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग गठन किसने किया? 1928 में हुआ है और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। देखिए जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो वहाँ पर कुछ नेता ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस से मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि सब कुछ ब्रिटिशर्स का रहेगा, भारत अपने हिसाब से सत्ता चलाएगा। मतलब भारत के नेता रहेंगे, भारत में चीज़ें रहेंगी, बाकी नियम कानून सब ब्रिटिशर्स तय करेंगे। ये डोमिनियन स्टेटस होता है। और पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब भाई हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इसने डोमिनियन स्टेटस से आगे की बात करी है। गठन किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये याद रखिए, मोतीलाल नेहरू इन्होंने दिया था नेहरू रिपोर्ट। कभी जवाहरलाल नेहरू को टिक मत कर दीजिएगा, है ना। का विरोध किया तथा 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो देखिए जो नेहरू रिपोर्ट था इसका विरोध किया गया। अब नेहरू रिपोर्ट थी क्या, यहाँ पर देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके मतलब जवाब के स्वरूप में नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो देखिए यहाँ पर है साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर, मतलब उसका उत्तर देने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। देखिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट का इसीलिए विरोध किया गया था क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों का प्रथम प्रयास किया गया था। भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया गया था, जबकि मुस्लिम चाहते थे कि उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल मिले, है ना। यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यकों हेतु पृथक स्थान आरक्षित किए जाने का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी और इसी कारण मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, है ना। कितने मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? जो फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे 19 की बात की गई थी। केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ऐसी मांग की गई थी। अब आगे दिया है, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार है। देखिए अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या आया था? देखिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो इसमें यह कहा गया कि भाई द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा और उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। देखिए केंद्र में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाना चाहिए। जो उच्च न्यायालय है भारत सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। वर्मा, जो कि मतलब वर्तमान म्यांमार है, को भारत से विलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। वर्मा जो कि आज म्यांमार है, वर्तमान में अलग है, तो उस समय मांग किया गया कि इसे अलग किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए।
गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। तो साइमन कमीशन ने ये कुछ बातें बताई थी। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, इस तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार की वीडियोस अगर आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओई एग्जाम को टारगेट किए तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।